एवरीवन, आज हम क्या समझेंगे? स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोहेक्सेन मोर देन दैट ऑफ साइक्लोपेंटेन ऑन द बेसिस ऑफ क्या? हीट ऑफ कंबशन ऑफ साइक्लोएल्केन। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? बेयर स्ट्रेन थ्योरी, जिसके हिसाब से साइक्लोपेंटेन जो होता है वो साइक्लोहेक्सेन से ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, जो कि प्रैक्टिकली एक गलत चीज है। ठीक है, तो उस चीज को सही करने के लिए कि कैसे साइक्लोहेक्सेन मोर स्टेबल है एज कंपैरिजन टू साइक्लोटेन, हम आज ये वाली थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं। आज हम इस चीज को समझेंगे, हीट ऑफ कंबशन ऑफ साइक्लोएल्केन। सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। अब देखो, हीट ऑफ कंबशन ऑफ साइक्लोएल्केन्स को समझने के लिए यहाँ पे कुछ डाटास लिखे हुए हैं। यहाँ पे ये साइक्लोएल्केन्स दिए हैं। यहाँ पे N किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ CH2 ग्रुप। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ CH2 ग्रुप। अब अगर देखो, साइक्लोप्रोपेन में नंबर ऑफ CH2 ग्रुप कितने होते हैं? 3। इसमें कितने होंगे? 4। जैसे जैसे नीचे जाओगे एक एक CH2 ग्रुप क्या होगा? बढ़ता जाएगा। तो ये नंबर ऑफ CH2 ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये क्या है? हीट ऑफ कंबशन। और हीट ऑफ कंबशन क्या होता है? इट इज द चेंज इन एंथैल्पी व्हेन अ सब्सटेंस या फिर व्हेन अ हाइड्रोकार्बन इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, मतलब अगर कोई हाइड्रोकार्बन है, अगर मैंने उसे कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड किया तो क्या निकलेगा प्रोडक्ट में? CO2 एंड H2 एंड साथ में कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी या हीट भी निकलेगी। जो वो अमाउंट ऑफ हीट या एनर्जी निकल रही है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हीट ऑफ कंबशन। समझ आया? अब देखो, तो ये गिवन वैल्यूज है, ये जनरली जो होता है वो दी रहेगी कुछ कंपाउंड्स के लिए। तो ये हीट ऑफ कंबशन की वैल्यूज है। यहाँ पे अगर देखो तो ये क्या दे रखा है? हीट ऑफ कंबशन पर CH2 ग्रुप। ठीक, ये भी कुछ कंपाउंड्स की वैल्यूज या तो दी होंगी या तो फिर हम कैसे निकाल सकते हैं इसे? अगर तुम्हें क्या करना है? हीट ऑफ कंबशन पर CH2 ग्रुप निकालना है तो क्या करोगे? हमेशा याद रखो, जो हीट ऑफ कंबशन की वैल्यू है, जो हीट ऑफ कंबशन की वैल्यू है उसे N से डिवाइड कर दो तो तुम्हारा क्या आएगा? हीट ऑफ कंबशन पर CH2 वैल्यू निकल के आ जाएगा। समझ आ गया? तो ये दिया हुआ है हीट ऑफ कंबशन पर CH2, और आखिरी में क्या दिया हुआ है कि इन पर्टिकुलर कंपाउंड्स में कितना कितना रिंग स्ट्रेन या एंगल स्ट्रेन प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब देखो, सबसे पहला पॉइंट मैं ये कह रही हूँ कि जो स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोएल्केन है, स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोएल्केन कैन नॉट बी कैलकुलेटेड बाय हीट ऑफ कंबशन। अगर तुम ये चाहो कि तुम स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोएल्केन को हीट ऑफ कंबशन के वैल्यूज के हिसाब से अगर अपना आंसर करना चाहो तो वो पॉसिबल नहीं होगा। रीजन क्या होता है कि जो हीट ऑफ कंबशन की वैल्यू है वो जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ता है वैसे वैसे हीट ऑफ कंबशन का वैल्यू क्या होता है? हर कंपाउंड के लिए चेंज होता रहता है और बढ़ता रहता है। इसीलिए स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोएल्केन कैन नॉट बी कैलकुलेटेड बाय हीट ऑफ कंबशन वैल्यू। समझ आया? तो स्टेबिलिटी of cycloalkanes cannot be calculated from heat of combustion because its value increases as नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीजेस। समझ आया? तो अगला आता है कि कैसे हम स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोएल्केन को चेक करेंगे। तो उसका आंसर ये है कि स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोएल्केन को हमेशा किससे कैलकुलेट किया जाता है? स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोएल्केन को किससे कैलकुलेट करते हैं? is calculated by heat of combustion per CH2 group। ठीक है, इस बात को गांठ बांध लो कि जो स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोएल्केन है वो हम हीट ऑफ कंबशन पर CH2 ग्रुप के वैल्यू के हिसाब से ही बताएंगे। समझ आ गया? तो ये बात है दिमाग में रखने वाली। अब तीसरी बात ये आती है कि अगर हम साइक्लोहेक्सेन को देखें तो हीट ऑफ कंबशन
पर CH2 ग्रुप सबसे कम किसका आता है, साइक्लोहेक्सेन का। देखो इसका कितना है 658.7, इसका कितना है 664, इसका 686, इसका 662, ठीक है। तो क्योंकि हीट ऑफ कंबशन पर CH2 ग्रुप साइक्लोहेक्सेन का सबसे कम आता है, और अगर हम देखें तो उसकी वैल्यू जो अनब्रांच्ड एल्केन होते हैं, अनब्रांच्ड एल्केन या फिर इसे कह लो जो स्ट्रेट चेन एल्केन्स होते हैं, स्ट्रेट चेन एल्केन्स होते हैं, उसकी हीट ऑफ कंबशन पर CH2 के वैल्यू के बिल्कुल बराबर है। और हमें पता है कि स्ट्रेट चेन एल्केन्स में ना ही कोई रिंग होता है, स्ट्रेट चेन एल्केन में नो रिंग प्रेजेंट। अगर कोई रिंग नहीं होगा तो क्या होगा, नो रिंग स्ट्रेन भी क्या होगा, नहीं प्रेजेंट होगा। तो इसी वजह से ऐसा अज्यूम करके बोला गया है कि क्योंकि इसका हीट ऑफ कंबशन पर CH2 की वैल्यू बिल्कुल अनब्रांच एल्केन के हीट ऑफ कंबशन पर CH2 वैल्यू के बराबर आती है, और क्योंकि स्ट्रेट चेन एल्केन्स में ना ही कोई रिंग होता है तो ना ही कोई रिंग स्ट्रेन होगा, तो इसी वजह से ऐसा अज्यूम किया गया है इस थ्योरी के हिसाब से कि हमारा जो साइक्लो एल्केन होगा वो इसी वजह से सबसे स्टेबल कहलाएगा, क्योंकि उसमें कोई रिंग स्ट्रेन प्रेजेंट ही नहीं है। समझ आया? तो यहाँ पे क्या बोलोगे, हीट ऑफ कंबशन पर CH2 of cyclohexane is same as that of straight chain alkane. Hence, it is assumed it has no ring strain. ठीक है। और एक एक्सप्लेनेशन ये भी तुम देख सकते हो कि अगर हम हीट ऑफ कंबशन पर CH2 के बेसिस पे तो हमने बता दिया, अगर हम रिंग स्ट्रेन की वैल्यूज पे आते हैं तो हमें दिख रहा है कि सबसे कम रिंग स्ट्रेन की वैल्यू किसमें है, साइक्लोहेक्सेन में। बाकी सभी में देखो, साइक्लोहेप्टेन में 27 वैल्यू है, 27 किलोजूल पर मोल, यहाँ पे 27, यहाँ पे 109, यहाँ पे 115। तुम्हें दिख रहा है ना यहाँ पे कि रिंग स्ट्रेन की वैल्यू सबसे कम किसमें आ रही है, साइक्लोहेक्सेन में है। इस वजह से भी जो साइक्लोहेक्सेन है वो सबसे मोस्ट स्टेबल कहलाता है। समझ आया? तो रिंग स्ट्रेन के वैल्यू के हिसाब से भी साइक्लोहेक्सेन इज द मोस्ट स्टेबल, क्योंकि बेयर स्ट्रेन थ्योरी ने क्या कहा था कि साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन मोस्ट अनस्टेबल होते हैं, क्योंकि उनमें क्या होता है, एंगल स्ट्रेन की वैल्यू या रिंग स्ट्रेन की वैल्यू बहुत ज्यादा आती है। और वही चीज हमने यहाँ पे भी देखी कि यहाँ पे रिंग स्ट्रेन और एंगल स्ट्रेन की वैल्यू बहुत ज्यादा है। तो इसी वजह से ये दोनों क्या होते हैं, अनस्टेबल कंपाउंड होते हैं, जिसमें कि साइक्लोप्रोपेन इज द मोस्ट अनस्टेबल। समझ आ रहा है? अब इन वैल्यूज के हिसाब से, रिंग स्ट्रेन की वैल्यू के हिसाब से अगर देखें तो साइक्लोप्रोपेन का जो रिंग स्ट्रेन का वैल्यू है, cyclopropane has highest amount of heat per CH2 group, और जिसमें ये हीट ऑफ कंबशन पर CH2 ग्रुप जितना ज्यादा होगा उसमें क्या होगा, रिंग स्ट्रेन की वैल्यू देखो उतनी ही ज्यादा, इसका हीट ऑफ कंबशन पर CH2 भी सबसे ज्यादा है, और यहाँ इसका इसीलिए इसका रिंग स्ट्रेन का वैल्यू भी क्या आ रहा है, सबसे ज्यादा ही आ रहा है। इसका मतलब हाई वैल्यू ऑफ क्या होगा, हाई वैल्यू ऑफ रिंग स्ट्रेन। अब एक बात समझो, किसी में जितना ज्यादा रिंग स्ट्रेन आएगा ना, तो इसका मतलब क्या है कि नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल से उसका बॉन्ड एंगल उतना ही कम है। समझ आ रहा है? मतलब ये है कि दो बॉन्ड एंगल्स के बीच में
ये जो एंगल है उसकी वैल्यू उतनी ही कम आ रही है। जितना ज्यादा हाई वैल्यू ऑफ रिंग स्ट्रेन उतना बॉन्ड एंगल के बीच का एंगल उतना ही कम आएगा, क्योंकि जितना वैल्यू कम आएगा उसका उतना ज्यादा डेविएशन होगा नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल से, और जितना ज्यादा डेविएशन उतना ज्यादा मॉलिक्यूल में रिंग स्ट्रेन। अब मॉलिक्यूल में जितना ज्यादा रिंग स्ट्रेन होगा, मतलब समझो हाई वैल्यू ऑफ रिंग स्ट्रेन आने का मतलब क्या हुआ, इन दो बॉन्ड पेयर्स के बीच में या इन दो बॉन्ड पेयर्स के बीच में क्या हो रहा है, मैक्सिमम रिपल्शन होगा, क्योंकि इस मॉलिक्यूल को होना क्या चाहिए था वैसे 109 डिग्री पे, ठीक है 109 डिग्री 28 मिनट पे, लेकिन मान लो अगर वो 30 डिग्री 40 डिग्री या 60 डिग्री पे है तो वो अपने डिजायर्ड बॉन्ड एंगल से कम डिस्टेंस पे प्रेजेंट है ना, और जितना कम डिस्टेंस होगा दो बॉन्ड एंगल्स के बीच में उतना ज्यादा रिपल्शन होगा, और जितना ज्यादा रिपल्शन होगा उतना ज्यादा क्या होगा, एनर्जी हाई होगी, हाई एनर्जी और क्या बोलोगे, लेस स्टेबिलिटी, जिसकी स्टेबिलिटी जितना कम होगा, देखो इसके पास एनर्जी बहुत ज्यादा है, स्टेबिलिटी बहुत कम है, तो हाई एनर्जी होने की वजह से ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। ये क्या होता है, हाईली रिएक्टिव हो जाते हैं, समझ आ रहा है, ये इतना ज्यादा रिएक्टिव होते हैं कि ये इवन एडिशन रिएक्शन कर लेते हैं टू फॉर्म, it undergoes एडिशन रिएक्शन, और अपना ये एडिशन रिएक्शन करके अपने आप को क्या करते हैं, जैसे मान लो इसका फॉर्मूला क्या है C3H6 है, तो ये एडिशन रिएक्शन करके अपने आप को किस में बदल लेगा, C3H8 में, मतलब ये यहाँ पे साइक्लोप्रोपेन से इसने अपने आप को किस में बदल लिया, एन प्रोपेन में बदल लिया ना, तो ये अपने आप को साइक्लोप्रोपेन से एन प्रोपेन में इसीलिए बदलता है ताकि वो जो रिंग स्ट्रेन इसके अंदर पैदा हो रहा था वो उससे क्या हो जाए, उसको छुटकारा मिल जाए, समझ आया, टू रिलीव एंगल स्ट्रेन या फिर रिंग स्ट्रेन, समझ आया। देखो इसका मतलब यहाँ से तुम्हें ये समझना होगा, अकॉर्डिंग टू हीट ऑफ कंबशन ऑफ साइक्लोएल्केन्स, जो भी साइक्लोएल्केन की स्टेबिलिटी है ना वो तुम हीट ऑफ कंबशन की वैल्यू से नहीं निकालोगे, क्योंकि ये वैल्यू वेरी करती रहती है और जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ेगा इसकी वैल्यू बढ़ती रहती है। तो याद रखो हीट ऑफ कंबशन थ्योरी में ये कहा गया था कि जो भी तुम्हें अगर स्टेबिलिटी साइक्लोएल्केन्स की चेक करनी है तो तुम्हें हीट ऑफ कंबशन पर CH2 ग्रुप हर मॉलिक्यूल का उसको देख के तुम्हें स्टेबिलिटी बतानी है। याद रखो कि सबसे कम हीट ऑफ कंबशन पर CH2 वैल्यू साइक्लोहेक्सेन का आया था क्योंकि इन दोनों का हीट पर CH2 ग्रुप सेम आया है। इसका मतलब ये है ना कि इसके अंदर इतनी वैल्यू क्यों आती है, क्योंकि इसके अंदर इसके पास ना कोई रिंग है, रिंग नहीं है तो कोई रिंग स्ट्रेन नहीं है, तो इसका मतलब साइक्लोहेक्सेन में भी शायद कोई रिंग स्ट्रेन नहीं प्रेजेंट है, तभी उसकी वैल्यू एग्जैक्ट उतनी ही आई है जितना कि एक अनब्रांच्ड या स्ट्रेट एल्केन की आती है, ये बोला गया था, ठीक है। फिर अगर हम देखें तो देखो सबसे ज्यादा हीट पर CH2 ग्रुप किसका आता है, साइक्लोप्रोपेन का, और उसी की वजह से उसका रिंग स्ट्रेन का वैल्यू भी बहुत ज्यादा आता है। अब जितना ज्यादा रिंग स्ट्रेन का वैल्यू आएगा क्या, उतना ज्यादा बॉन्ड पेयर्स के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा, जितना ज्यादा रिपल्शन उतना ज्यादा उसके पास हाई एनर्जी होगी, हाई एनर्जी लेस स्टेबिलिटी होने की वजह से वो क्या होता है, हाईली रिएक्टिव होगा। अब साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन इतने रिएक्टिव होते हैं दैट दे इवन अंडरगो एडिशन रिएक्शन टू चेंज देमसेल्फ फ्रॉम साइक्लोएल्केन्स या साइक्लोप्रोपेन साइक्लोब्यूटेन टू क्या, एन प्रोपेन या एन ब्यूटेन, और अपने आप को साइक्लिक फॉर्म से स्ट्रेट चेन फॉर्म में जाने का पर्पस ही यही है कि अपने अंदर जो ये टेंशन डेवलप हुआ था, जो ये स्ट्रेन डेवलप हो रहा है उससे अपने आप को छुटकारा दिलाना, समझ आया। तो आई होप हीट ऑफ कंबशन ऑफ साइक्लोएल्केन्स के पॉइंट समझ आए होंगे। अब एक लास्ट बात ये समझने वाली है कि हम रिंग स्ट्रेन कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब देखो हमें देखना है कि रिंग स्ट्रेन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो मैं यहाँ पे बता देती हूँ। रिंग स्ट्रेन कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, क्या करो, जो भी पर्टिकुलर कंपाउंड का तुम्हें रिंग स्ट्रेन कैलकुलेट करना है, जैसे मान लो साइक्लोप्रोपेन हम लेते हैं तो इसका हीट ऑफ कंबशन का वैल्यू देख लो,
हीट ऑफ कंबशन का वैल्यू जो भी दिया हुआ है वो ले लो, माइनस कर दो किसके साथ, देखो जिस कंपाउंड का जो हीट पर CH2 ग्रुप सबसे कम आएगा ना उसे हम रेफरेंस वैल्यू यूज करेंगे, ठीक है, उसे हम रेफरेंस वैल्यू की तरह यूज करेंगे, ठीक है। इसका मतलब सबसे कम किसका है, साइक्लोहेक्सेन का, तो वो वैल्यू ले लो, क्या हो गया 658.7 इंटू n से मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ CH2 ग्रुप से, तो नंबर ऑफ CH2 ग्रुप कितना है 3, तो 2091 माइनस क्या होगा 658.7 इंटू 3, जो कि ये वैल्यू नियर अबाउट आती है 114.9 किलो जूल पर मोल इनवर्स, जिसको हम राउंड फिगर में 115 किलो जूल पर मोल इनवर्स लेके चल रहे हैं। समझ आया? तो रिंग स्ट्रेन कैसे कैलकुलेट करते हो बता दिया मैंने। अब अगर किसी का भी कैलकुलेट करना है, अगर साइक्लोपेंटेन का करना है तो 3320 माइनस कर लो 658 इंटू 5, जो वैल्यू आएगी वो यही आएगी। तो रिंग स्ट्रेन इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। आई होप हीट ऑफ कंबशन ऑफ साइक्लोएल्केन्स के सारे पॉइंट समझ आए होंगे। तो ये था हमारा एक्सप्लेनेशन ऑफ हीट ऑफ कंबशन ऑफ साइक्लोएल्केन्स। क्योंकि हमें कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म ऑफ साइक्लोएल्केन्स या साइक्लोहेक्सेन्स पढ़ना है, उसके लिए हमें ये दो थ्योरीज का एक्सप्लेनेशन पता होना जरूरी है, दैट इज बेयरस्टेन थ्योरी एंड हीट ऑफ कंबशन ऑफ साइक्लोएल्केन, जो कि मैंने समझा दिया है। अब अगले वीडियो से हम क्या पढ़ेंगे, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन। तो आई होप समझ आया होगा। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।